Good morning, student. Today we will start our Indian Economic Development New Economic Policy Part 2. ओके स्टूडेंट, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक में कैसे चेंज हुआ बिफोर 1991, आफ्टर. उसके बाद हमने पढ़ा कि बहुत सारी पॉलिसीज़ बैन लॉन्च भी हुई और कुछ इसके बहुत सी पॉलिसीज़ बंद भी हुई जो पहले रेगुलेट होती थी. क्यों? हमारी कंट्री के इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए. ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. आज हम पढ़ेंगे फिस्कल रिफॉर्म. फिस्कल रिफॉर्म रिलेट टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. टैक्स रिफॉर्म आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म. फिस्कल रिफॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी. तो इसमें दो टाइप के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. ये हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी मैंने आपको बजट चैप्टर गवर्नमेंट बजट में इसका पूरा डीपली एक्सप्लेन किया है. बस वही यहाँ पे लिखना है. Direct tax are those tax the burden of which cannot be shifted to other. Okay, and indirect tax are those where the burden of which can be shifted onto other. डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स है ना, कॉर्पोरेट टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया. ये सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स. ओके स्टूडेंट, या हम फिस्कल पॉलिसी वो भी बोल सकते हैं. इट रिफर्स टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट देखते हैं जीएसटी. जीएसटी आप लोगों को जो बहुत मेन चीज़ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विथ अ व्यू टू प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर. एक टैक्स वन नेशन, हमने ये जीएसटी के लिए ऐसा ये लाइन बनाई थी कि वन टैक्स है तो वन नेशन में वन टैक्स हो. तो ये जो सारे बीच के टैक्स थे, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब हट गया ना. तो इसी कारण ये जीएसटी है. तो ये क्या है? वन टैक्स है. अब सिर्फ वन नेशन को वन टैक्स देना पड़ेगा, जिसका जैसा ये स्लोगन बनाया गया था जीएसटी के लिए. यस, one market. GST is expected to generate additional tax revenue for the government, increase tax compliance and reduce tax evasion. कि टैक्स का बर्डन कम हो जाए. यस, जीएसटी को हम किस कैटेगरी में बांटे हैं? 5 कैटेगरी में. एक तो 0% जहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स आएंगी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, जो हमारे एसेंशियल्स फूड्स हैं वो 0% टैक्स रेट में आएंगे. 5% में जो थोड़े उससे ऊपर है, जैसे टी, कॉफ़ी. 12% महंगा बटर, फ्रोज़न मीट, आयुर्वेदिक मेडिसिन, स्पेक्टिकल्स. एंड 18% में पास्ता, जो हम जो केक, ये सब 18% जीएसटी में आते हैं. और लास्ट सबसे ज़्यादा लग्जरीज आइटम जो होती हैं वो 28% जीएसटी उसमें चार्ज होता है, जैसे कि डिश वॉशर है, ऑटोमोबाइल्स हैं, वेंडिंग मशीन है. ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि जीएसटी आपको क्लियर हो गया. अब हम इसके देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल मेरिट्स. Characteristics क्या? Definitely GST is levied at the stage of value addition. GST focus on the supply of goods rather than the production. Yes, supply पे ज़्यादा फोकस करना चाहता है ये, ठीक है, ना कि प्रोडक्शन पे बोलता है. उसका GST paid by the producer on the purchase of input is allowed to be adjusted by the producer in their payment of GST proceeds to the government. ठीक है, इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? इसके 4 मेरिट्स है. देखिए, बहुत सारे मेरिट्स हो सकते हैं और डीमेरिट्स भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स. मेरिट्स क्या है? सिंप्लीफाइड टैक्स, एकदम ईजी टैक्स स्ट्रक्चर है. वन टैक्स वन नेशन. यस, refund of GST on input is available to the producer only when they buy input from the registered supplier. बोलता है GST में आपको कोई छूट मिलेगी तो वो जब भी मिलेगी जब आप बिल में GST से ही किसी परचेजर से अपने सप्लायर जो है वो उसका भी GST में रजिस्ट्रेशन हो, है ना. यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी है ऑल ओवर द कंट्री. तो इससे क्या होता है कि मार्केट का बर्डन कम हो जाता है. हमारे डोमेस्टिक नेशन में, हमारे इंडिया के अंदर हम कहीं भी ईजिली अपना बिजनेस कर सकते हैं. गवर्नमेंट रेवेन्यू एज देयर इज़ higher degree of transparency in the business. Okay, उसके बाद some tethering problems and demerits. इसके demerits भी हैं. क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक जनरेशन, अल्कोहल, अदर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ जीएसटी. इसमें कोई जीएसटी का कुछ है ही नहीं. येट कवर्ड ऑल द गुड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री. पेट्रोल और ये सब क्या है? नोटेबल प्रोडक्ट है जो कि एम्बिट है जीएसटी. ओके, जीएसटी रेट अक्रॉस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर स्टिल नॉट फाइनली सेटल्ड. ठीक है, मतलब अभी तक हर गुड्स के लिए वो नहीं हुआ है, प्रॉपर सेटल नहीं हुआ है. ठीक है, हर बार कुछ न्यू इसमें वो आ जाता है जीएसटी में कि 3 मंथ में जो पे करना है आपको वो कुछ चेंज हो जाता है ना. तो फॉर फर्दर डिटेल्स ऑन जीएसटी या स्टूडेंट्स, अगर आप और इसमें जो चेंज होते जा रहा है अपडेट होना पड़ता है. ठीक है, चलिए आगे.
आगे देखते हैं एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, जैसे फिस्कल रिफॉर्म पढ़ा था स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं फोर्थ एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म मतलब डेफिनेटली बाहर के, तो इसमें आएगा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म वर initiated in 1991 with the devaluation of Indian rupee against foreign currency. Yes, devaluation of Indian rupee against foreign currency, जब ऐसा हुआ तब ये फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म हुआ। डिवेल्यूशन इम्प्लाइज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपीज़ वाया यूएस डॉलर सब्रेशन। जैसे यूएस डॉलर का फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर $1 इज इक्वल टू ₹60, उसके बाद हो गया $1 इज इक्वल टू ₹70, तो 70 प्राइस बना हुआ, मतलब हमारी इसकी वैल्यू क्या हुई, डिवेल्यूएट हुई, कम हुई। ठीक है, दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू द इंडियन इकोनॉमी बाय वे ऑफ हायर एक्सपोर्ट्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। डिवेल्यूएशन मतलब आप लोग को आई होप कि क्लियर, जैसे कि $1 इज इक्वल टू, मैंने बोला $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, ठीक है 70 है ये, वहीं पे $1 इज इक्वल टू अगर 80 हो जाता है, कितना हो जाता है 80 स्टूडेंट, तो ये क्या हो रहा है, हमारी रुपये की वैल्यू कम हो रही है एक्चुअली, किसके कंपैरिजन में, डॉलर के कंपैरिजन में। ओके स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से हम डिवैल्यूएट करते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है। अंडरवेंट अ सब्सटेंशियल चेंज इन द वेकअप ऑफ लिबराइजेशन। लिबराइजेशन मैंने बताया था फ्रीडम ऑफ डूइंग द ट्रेडिंग इन द वर्ल्ड मार्केट, ठीक है। तो हमने क्या किया था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टैरिफ रेस्ट्रिक्टेड हैज़ बिन कंसेंट्री मॉडरेटेड रैदर विड्रॉन फ्रॉम मैनी आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। विड्रॉ करने के बाद उसे चेंज किया गया, जो टैरिफ हम लगाते थे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स कुछ में, उसमें कुछ अमेंडमेंट, मतलब उसमें कुछ चेंज किया गया स्टूडेंट, मतलब जिसे कम करना था उसे कम और बढ़ाना था तो बढ़ाया। बाहर के कुछ आते हैं तो उसमें डेफिनेटली हमारे टैक्स रेट ज़्यादा होना चाहिए और हमारे एक्सपोर्ट में एकदम छूट होनी चाहिए, सब्सिडीज़ भी मिलनी चाहिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, नाउ देयर इज़ अ पॉलिसी ऑफ सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट। ओके, मार्केट कॉम्पिटिशन हैज़ प्लेस द पॉलिसी ऑफ कोटा एंड टैरिफ, ये हम पढ़ चुके हैं, उसमें भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, उसमें कोटा और टैरिफ था जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते थे। एफिशिएंसी इन द बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ एंड नॉट सिंपली एक्सपांशन। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं साइलेंट फीचर ऑफ ट्रेड पॉलिसी आफ्टर लिबराइजेशन। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स? इम्पोर्ट कोटाज हैज़ बीन abolished. Import licensing, except in case of goods which are not environment friendly and are hazardous, has been abolished. ठीक है, ये वही चीज़ है स्टूडेंट जो बोल रहा है, मैंने बोला मॉडरेट या रिडक्शन करना इम्पोर्ट ड्यूटी में, ताकि क्या हो, हमारी इकोनॉमी सेटअप प्रॉपर हो, हम ट्रेड भी कर पाएँ और मतलब लिबरली ट्रेड भी कर पाएँ और हमारी कंट्री को उससे कोई लॉस भी ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। डोंट कन्फ्यूज लिबराइजेशन विद अ laissez-faire सिस्टम। ये क्या होता है स्टूडेंट? देखिए लेट अस first understand the concepts of laissez-faire. It refers to a system in which there is no intervention by the state in the functioning of an economy. All decisions relating to allocation of resources and the goods and services to be produced are taken by producer on the basis of market force of supply and demand. Role of government is restricted just to maintain of law and order and defense of the country. For external aggregation, it is nothing beyond being a night watchman of the country. देखिए क्या बोलते हैं, ऐसा सिस्टम जहाँ पे क्या हो रहा है, there is no intervention by the state is functioning of an economy. All the decision, resources, goods are taken by the producer on the basis of market forces of supply and demand. मतलब अपने आप इसमें डिसीजन बन जाता है फ्रीली, ठीक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता, कोई गवर्नमेंट वो रोल नहीं करती, रेस्ट्रिक्ट नहीं करती किसी चीज़ के लिए, ठीक है, आपको कोई लॉ नहीं बनाया हुआ है इसके लिए, ठीक है। यू आर लिबरल टू ट्रेड। उसका देखिए लिबराइजेशन मतलब यहाँ पे बोलते हैं डोंट कंफ्यूज लिबराइजेशन विद laissez-faire। laissez-faire मतलब जो ऑटोमेटिकली अपने आप बन रहा है। जब यहाँ पे हमारे पास कोई प्राइस डिसाइड नहीं है तो क्या होता है, मार्केट फोर्स मिल्स का दोनों प्राइस बना देती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, laissez-faire मतलब कि फ्रीली अपने आप बनते जा रहे हैं, ठीक है। लिबराइजेशन शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द laissez-faire सिस्टम, इसलिए इसे फ्री नहीं बोल सकते, यहाँ ऑटोमेटिकली डिमांड और फोर्सेस, गुड्स की डिमांड और फोर्सेस से ये बन जाता है। लिबराइजेशन ओनली इम्प्लाइज अ सिचुएशन वेयर इन द गवर्नमेंट अलाउज
greater degree of freedom and flexibility to the private entrepreneur and matter relating to an allocation of resources. To illustrate, pursuing the policy of liberalization, the government may abolish licensing registration of an enterprise as an essential requirement. Likewise, the government may liberalize or abolish limit on the purchasing capacity of the firm. इसी तरीके से क्या बोलता है कि आपकी जैसे कैपेसिटी आप उस हिसाब से कीजिए, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यू आर लिबरल अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है. लाइकवाइज द गवर्नमेंट में लिबराइज और अबॉलिश लिमिट्स ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. आपकी जितनी लिमिट है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है आपकी इंडस्ट्री की, उस हिसाब से आप कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, बट दिस इज इन consonance with direct participation of the government in production activity. Thus, liberalization does not exclude government intervention in the economy. It does not roll out of the existence of check and control by the government. It only implies greater degree of freedom to private entrepreneur in deciding the areas of economic activity and expanding their scale of production. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ध्यान में रखते हो, आपकी कितनी इंडस्ट्री की कैपेसिटी है, आपकी फॉर्म क्या बोलती है, उस हिसाब से आप अपने रेट्स पॉलिसीज़ डिसाइड कर सकते हैं. यहाँ पे गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो यहाँ पे लिबराइजेशन को हम लेजिस्लेचर से टर्म जो नहीं कर सकते एक साथ. ओके, ये दो अलग अलग चीज़ें. लिबराइजेशन मतलब टोटली फ्री है ना फॉर द ट्रेडिंग, और लेजिस्लेचर मतलब ऑटोमेटिकली द मार्केट फोर्सेस डिसाइड, वी कैन सी इन दिस ना. आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या? डेफिनेटली द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो कम ऑन द पार्टिसिपेशन ऑन ट्रेडिंग. Privatization is the process of involving the private sectors in the ownership or operation of a state-owned enterprise. It gradually withdrawal of government ownership management from public sector enterprise. It may happen in two ways. देखिए दो तरीके से हो सकता है स्टूडेंट. पहला क्या है? सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर. डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास जो है सेक्टर्स या तो वो प्राइवेट को दे दें, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं रेलवे में जो अभी ये कोरोना के कारण स्टूडेंट्स ये हो रहा है कि नहीं, कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जा रहे हैं ये सारे सैनिटाइजेशन वाले काम करना, है ना. तो ये सब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के सेक्टर्स को कुछ पार्ट किसको दे दिया है, प्राइवेट को, आउटराइट सेल ऑफ. ठीक है, अभी ये हैंड ओवर हुआ, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये कौन सा सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है. ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं. तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है स्टूडेंट. तो वही बोल रहा है कि गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली या तो उन्हें सेल कर दीजिए, हैंड ओवर कर दीजिए, इस तरीके से. विड्रॉवल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्रेन्योर. द एंटरप्रेन्योर जॉइंटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर. कई बार ऐसा भी होता है दोनों मिलकर करते हैं, जैसे कि यही मैंने एग्जाम्पल दिया सैनिटाइजेशन का काम, बट रेलवे किसकी, गवर्नमेंट की. तो इसमें दोनों सेक्टर मिल के कर रहे हैं, जॉइंटली ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं. नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन. क्या कारण है प्राइवेटाइजेशन का? डेफिनेटली स्टूडेंट, जस्ट to develop our economy, the process of industrialization to be increased. Yes, and the key role to public sector units. उसके बाद it is beyond that, it is through the spread of public sector India. देखिए ये पूरा 1951 से 1991 तक के बता रहा है. ठीक है स्टूडेंट, इसमें एक पॉइंट पढ़ना चाहूँगी. देखिए, it was an account of the spread of public sector units that the Indian economy underwent a structural transformation. People started shifting from agriculture to industry as their source of livelihood, and there was a gradual increase in the percentage contribution of an industry to GDP. Public sector units gave as Navratna 9 jewelers of the Indian industry beside a host of mini Ratna. देखिए हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को यहाँ पे क्या बोला है, नवरत्न, मतलब 9 रत्नों से जड़ा हुआ. ठीक है, कौन सा? 9 ज्वेलर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री बिसाइड अ होस्ट ऑफ मिनी रत्न. इस नवरत्न के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे रत्न हैं, तो उसको भी हमारी सेक्टर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का पार्ट बोल रहे हैं. क्यों? बिकॉज एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एज दे आर द सोर्स ऑफ लेवलीहुड. इनके बिना हम कुछ भी नहीं है. चाहे एग्रीकल्चर ले लो, चाहे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लो, चाहे हमारे इंडस्ट्री सेक्टर ले लो, पैकिंग, प्रोसेसिंग, ठीक है, सर्विस सेक्टर ले लो. ठीक है स्टूडेंट, तो ग्रेजुअली द मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टर्न्ड इनटू अ सोशल दैट वेट. मतलब सोशल दैट वेट मतलब सोशल लायबिलिटी. कई बार होता है ना कि हमें बर्डन हो जाता है, सोशली बर्डन हो जाता है कि पब्लिक के वेलफेयर से नहीं है ये चीज़. ठीक है, माउंटिंग लॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट बिकेम अनसस्टेनेबल. मतलब हमारे सोसाइटी, हमारे एनवायरनमेंट को उससे हार्मफुल नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है तो पॉल्यूशन भी तो होता है. ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे बता रहा है. ओके, तो प्राइवेटाइजेशन करने का क्या? अगर प्राइवेटाइजेशन है तो इनडायरेक्टली हम अपनी सोसाइटी को कहीं हार्म ना कर पाए. ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए. लीकेज, पिलफ्रेज, इनएफिशिएंसी एंड करप्शन हैड बिकम एज रैम्पेंट
in public sector unit that the privatization was considered as only the remedy. बोलते हैं कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अगर अच्छे से नहीं करता तो कई बार उसे प्राइवेट हैंड में हैंड ओवर करने के बाद यही एक रेमेडी है. कई बार ऐसा होता है जिससे वो बहुत अच्छे से वर्क करने लग जाता है. जो लॉस में रहता है हो सकता है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए वो सेक्टर. ठीक है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो. ओके एंड तो ये कुछ पॉइंट स्टूडेंट आप खुद पढ़ेंगे. ये नवरत्न वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नेक्स्ट में आपको पढ़ के बतानी हूँ. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. देखिए नवरत्न, यहाँ पे देखिए दो आपके 9 इंडस्ट्रीज़ की पिक्चर दी हुई है आपकी बुक में. दिख रहा है HP, NTPC, सेल, ONGC, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भेल, IPCL और विदेश संचार निगम लिमिटेड. ये 9 इंडस्ट्री को यहाँ हमारे गवर्नमेंट में नवरत्न बोला गया है. ठीक है, ये आपको पूरे नेम एज इट इज़ स्टूडेंट नहीं याद होता है तो याद करना है. ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. और ये 9 इंडस्ट्री को ही हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में नवरत्न बोला गया है. अब बोल रहे हैं कि ये नवरत्न कहाँ कहाँ है, तो स्टूडेंट देखिए महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में सारी इंडस्ट्रीज़ हैं. उसके बाद मिनी रत्न कौन सी है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है फिर भी वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में कंट्रीब्यूट करती है. तो वो 75 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैव बीन अवॉर्डेड मिनी रत्न स्टूडेंट. बोलते हैं ये 9 के अलावा 75 छोटी छोटी इंडस्ट्री को हम मिनी रत्न के अवार्ड से उन्हें सम्मानित कर चुके हैं. मतलब वी कैन से कि दे आल्सो कंट्रीब्यूट इन अवर इकोनॉमी एक्चुअली. चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. Navaratna has often been quoted by the government as the epicenter of the growth in the Indian economy. यहाँ पे क्या बोलता है कि नवरत्न हैज़ बीन कोटेड बाय द गवर्नमेंट एज द एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ. मतलब कि ये तो हमारी इकोनॉमी में एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है और ये क्या है, एक एपिसेंटर है हमारी इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए. मतलब इनका कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है बोल सकते हैं. ठीक है, या वी कैन सी दैट अवर इकोनॉमी इज़ नथिंग विदाउट देम. And it is not denying the fact that these enterprises brought about an exemplary shift in the concepts of industrialization in the economy. These enterprises serve not only as a significant source of employment, but also as an infrastructure base that induced private investment in the diverse area of industrial goods. In the wake of privatization, the government has initially thought of disinvestment of Navratna as well. देखिए यहाँ पे बोलते हैं जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन करने की गवर्नमेंट ने सोची, मतलब पब्लिक से प्राइवेटाइजेशन में, उसी तरह धीरे धीरे क्या हो रहा है, नवरत्न में इन्वेस्टमेंट करना कम हो जा रहा है. डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ हम जो करते थे वो कम बंद हो गया. बट ओविंग टू अ स्टिफ पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की ना. ठीक है, इट इज़ नाउ डिसाइडेड टू डेवलप नवरत्न एज ग्लोबल प्लेयर इन द रेस्पेक्टिव एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो एरिया उनका है वो तो है, जो उन्हें हम एक्सपांड कर रहे थे स्टूडेंट वो कम हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया बोल सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. ऑब्वियस गेन एंड इम्पेरेटिव लॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन. स्टूडेंट ये आप खुद पढ़ेंगे, जिस तरह से गेन है उसी तरह से लॉस भी है, मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी हैं. देखिए प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, हम सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिलायंट, ठीक है, सोशल इंटरेस्ट के बारे में भी सोचते हैं. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन एक्सेप्ट्स प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टू वर्क इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. प्राइवेटाइजेशन होने से क्या होता है, हम डोमेस्टिक के साथ साथ कई बार होता है हम प्राइवेट वर्ल्ड मार्केट में भी एंटर कर जाते हैं, वर्ल्ड में भी ट्रेडिंग करते हैं. ठीक है, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन अनलाइक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंटरप्राइजेज. जैसे MNCs है बहुत सारी, हमारे यहाँ पे डाबर है, ठीक है, और कौन सी टाटा है, तो ये सब कंपनी वर्ल्ड मार्केट में भी डील करती है, सिर्फ इंडिया में तो नहीं रहती है. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर सोवेरेनिटी. डेफिनेटली कंज्यूमर के सब चीज़ें हम ध्यान पर ही रख के बनाया जाता है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे उनकी चॉइस हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे क्वान्टिटी हो. ठीक है, आगे देखते हैं. इम्पेरेटिव लॉसेज. इम्पेरेटिव कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इंटरेस्ट को ध्यान करते हैं तो सोसाइटी के इंटरेस्ट को भूल जाते हैं, या कई बार होता है कि गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी लेकिन उसके कारण प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो उससे क्या होता है, ऑल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी आर नॉट एबल टू परचेज द गुड्स इन दैट पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है, तो ये क्या होता है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, सोशल इंटरेस्ट टॉप प्रायोरिटी इज लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली एज द थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी. कई बार होता है कि ये सब थ्योरेटिकल ही, बातों में ही रह जाते हैं. ठीक है, इनको
हम रियली अप्लाई नहीं कर पाते. प्राइवेटाइजेशन एनकरेज द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्स, बट इन द प्रोसेस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर दोज who have the means to buy them. और इस तरीके से क्या बोलता है कि ये एक और इम्पेरेटिव लॉस है हमारी प्राइवेटाइजेशन का. ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि ये पूरा वीडियो में जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया इस चैप्टर से रिलेटेड, प्राइवेटाइजेशन, नवरत्न और उसके पहले फिजिकल रिफॉर्म, एक्सटर्नल सेक्टर, ये पूरा आपको समझ में आया हो. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस यू कैन आस्क मी. ओके, एंड आई एम सेंडिंग यू PDF file also. You have to note down it in your copy. Thank you students.